अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम झींगा की जो फार्मिंग है उस पर बात करेंगे। फ़िश फार्मिंग तो हम सुनते रहते हैं और ये बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है। फ़िश फार्मिंग के साथ साथ अब जो है जो श्रिम्प फार्मिंग है, जिसे हम झींगे की फार्मिंग आसान अल्फाज में कह सकें, वो भी शुरू हो गई है और ख़ास तौर पे हमारे इस जनूब पंजाब में बहुत सारी जगह पे फार्मिंग हो रही है। इससे पहले झींगे की फार्मिंग जो है वो सिंध के इलाकों में होती थी और समंदर के करीबी जो इलाके हैं जहाँ रेतली और रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर होती थी। लेकिन अब जो है ये फार्मिंग हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। पंजाब हुकूमत ने काफ़ी फोकस किया है झींगे की फार्मिंग पे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ लाई थी और मुजफ्फरगढ़ का विज़िट किया था। वहाँ पर उन्होंने एक लेटेस्ट फार्म पर जो है वक्त गुजारा था। वहाँ कोई सारी फार्मिंग को भी देखा था और ये गुफ्तगू भी हुई थी कि कोई $1 बिलियन जो है इसका पोटेंशियल है झींगे की एक्सपोर्ट का, और हम इसे बढ़ा के ना सिर्फ ज़र मुबादला कमा सकते हैं बल्कि अपने काश्तकारों को, अपने किसानों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फराहम कर सकते हैं कि वो इस फार्मिंग की तरफ आएँ और पैसे कमाएँ। अच्छा, फिर एक और बड़ी खूबी है कि जो सेम ज़्यादा इलाके हैं, सैलेंडरी वाले इलाके हैं, वहाँ पर भी इस फार्मिंग को जो है कामयाब पाया गया है। वहाँ अच्छी फार्मिंग होती है। तो हमारे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर काश्तकारी नहीं हो सकती, तो उसके लिए बड़े सूटेबल हैं कि वहाँ हम झींगा फार्मिंग कर सकते हैं। और कुछ हुकूमत ने इस पर कुछ सब्सिडी और कुछ ऐसी इंसेंटिव भी दिए थे, वो भी मामलात हैं सारे। लेकिन मौजू जो है आज का यही झींगे की फार्मिंग है और साथ साथ फ़िश की फार्मिंग को भी थोड़ा साथ साथ देख लेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं मैं आपको उनका तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर अंसर महमूद चट्ठा साहब, आप डायरेक्टर जनरल हैं फ़िशरीज़ के और वाइल्ड लाइफ के साउथ पंजाब के, और उनके साथ मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब, आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, झींगा की फार्मिंग करते हैं, फ़िश की फार्मिंग करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में बड़े पैमाने पर इनके फार्म्स हैं और इस सारी सनत को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। दोनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, शाहिद साहब आपका बेहद शुक्रिया। मैं आम सारे लोगों के जानने के लिए ये ज़रा आपसे आगाही चाहूँगा कि ये जो हम श्रिम्प और प्रान, ये इसमें कोई फ़र्क है या एक ही चीज़ है, इनको शुमार करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बुखारी साहब, आपने मदूह किया। गुजारिश है, झींगा जनरली कहते हैं, श्रिम्प और प्रान। हमारे यहाँ जो प्रान है वो फ्रेश वाटर का समझा जाता है। अच्छा। और जो श्रिम्प है वो समंदर का, लेकिन ये ऐसी तकसीम है कोई नहीं। जनरली हम ये कंसिडर कर लेते हैं तो ये एक ही चीज़ है तकरीबन। मतलब जो हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं प्रान, वो श्रिम्प भी वही है, प्रान भी वही है, झींगा भी वही है। झींगा वही है। वो 19-20 का फ़र्क कहीं हो सकता है। दोनों को उर्दू में झींगा ही कहते हैं। अच्छा, उर्दू में दोनों को झींगा ही कहते हैं। नॉर्मली कह देते हैं कि जी फ्रेश वाटर का जो है, ताज़ा पानी का, इनलैंड पानी जो है हमारे दरिया नहरें इनमें या तालाबों में जो होगा वो प्राण कह देते हैं, जो मीठे पानी का कह लें। अच्छा। तो जो खारे पानी का है या समंदर का है उसको झींगा कह देते हैं, श्रिम्प। लेकिन ओवरऑल ये एक ही चीज़ है। कोई तो ये खारे पानी का और जो मीठे पानी का अगर वो हमने फार्मिंग की हुई है तो उन दोनों के जायके में फ़र्क होता है या एक ही जायका होता है? जी बिल्कुल, जायके में फ़र्क होता है। आप समुद्री मछली भी खाएं तो उसका टेस्ट अलग होता है, क्योंकि वो सारी पली ही नमक में है, तो उसको मतलब वो पूरी फुल्ली साल्टेड होती है और उसका टेस्ट एक अपना होता है डेफिनेटली। या हमें नमक लगाना पड़ता है और काफ़ी देर लगा के रखना पड़ता है, ये थोड़ा फ़र्क होता है। अदरवाइज़ ज़ाहिर है हर पानी की अपनी खासियत है और हर जानवर की एक अल्लाह ने एक रेंज मुकर्रर की है, वो किस में रहेगा। तो वो नमक में रह के भी उसी तरह पल सकता है, और वो मेरे वही समंदर जिसमें ये पल रहा है या रह रही हैं चीज़ें, मछलियाँ और झींगे और बड़ी बड़ी चीज़ें, वेल मछलियाँ, हम शायद 2 घूंट उसके पीना दूर की बाहर मुँह में चला जाए तो क्या दूर। अल्लाह ने हर एक निज़ाम बनाया, निज़ाम फितरत है। जी बिल्कुल। शाहिद साहब को शामिल करते हैं, फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। शाहिद साहब, ये जो आपने झींगे की फार्मिंग शुरू की, अच्छा, अभी दुनिया में तो बड़ा रुझान है प्रान का, श्रिम्प के खाने का, और बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल होते हैं। अभी हमारे यहाँ इतना रुझान आया नहीं। लोग असल में झींगे को देख के घबरा जाते हैं, तो उसकी हैयत से घबरा जाते हैं। तो क्या आपने क्या सोचा कि भाई इसकी एक्सपोर्ट को सिर्फ प्रमोट करने के लिए या लोकल मार्केट में भी इसकी गुंजाइश है? क्या सोचा, ज़हन में क्या था कि इससे मैं मुनाफा कमा सकता हूँ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्रिम्प फार्मिंग की तरफ हम इसलिए आए कि एक तो इसकी लोकली खासी डिमांड है डिमांड है जी। अच्छा। लोकली डिमांड है, हर अच्छे रेस्टोरेंट पे झींगा जो है वो इस्तेमाल होता है, लोग डिमांड करते हैं।
मुझे यही बताते जाइएगा कि ये जो हमारे यहाँ साउथ पंजाब में इन इलाकों में जो झींगा इस्तेमाल होता है, ये यही लोकल फार्म्स का है या उधर कराची से आ रहा है समुद्र से? ये ज़्यादा समंदर का है। अच्छा, अभी जो लोकली फार्म श्रिम्प है ठीक है, वो इधर अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो थोड़े अच्छा, पैमाने पे ठीक है, उसका कल्चर हुआ, ठीक है, तो वो सर्दियों में हुआ और वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट हुआ है ठीक है, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अच्छा, और आलमी मार्केट में उसको बहुत सराहा गया है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उसकी इंशाल्लाह अच्छी प्राइस पाकिस्तान को मिलेगी। अच्छा, अच्छा, वो आप बात कंप्लीट कर रहे थे, वो मैंने आपको टोक दिया कि आपने इधर एक श्रिम्प फार्मिंग हाँ, यानी दोनों चीज़ें हमारे जहन में थी। एक तो ये कि हम जनूबी पंजाब में फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा रोहू की फार्मिंग हो रही थी, फिर उसके साथ तिलापिया ऐड हुई फिशरीज़ डिपार्टमेंट के ताउन से, और फिर अब उसके साथ पेंगासियस पंजाब फिशरी डिपार्टमेंट उसको भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो खारे पानी का बहुत सा इलाका इस साउथ पंजाब में मौजूद है, वहाँ ना तो ज़रूरी फसलें हो रही थी, कुछ भी नहीं हो और रहा, ना रवायती जो फिश फार्मिंग थी वो भी वहाँ नहीं हो रही थी, क्योंकि रोहू भी खारे पानी में नहीं होता, तो वो एक बहुत खाली जगह पड़ी थी। तो हमने फिर सोचा कि यहाँ इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ से जो प्रोडक्शन अभी तक आई है वो तो अभी बड़े छोटे पैमाने पर, आगे इंशाल्लाह जो आएगी तो वो हमारी लोकल डिमांड को भी पूरा करेगी और अल्लाह के फजल से वो एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपोर्ट आइटम भी बनेगा पाकिस्तान। ठीक है। इसकी टेक्निकलिटीज़ पे बात करने से पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बल्कि हमें भी आगाही होगी कि एक तो फ़िश की जितनी हमारे पास जो खाने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए मछली, उतना हम इस्तेमाल नहीं करते। हम बेतहाशा चिकन खा रहे हैं, बेतहाशा बीफ मटन की तरफ, और चिकन तो बेतहाशा खाए जा रहे हैं, हालांकि इस वक्त इन गोश्त की अक़साम में से सबसे सस्ती जो है वो फ़िश है, उसके बावजूद इधर हम राग़िब नहीं हो सके। उसकी आपने कभी सोचा कि क्या वजूहात क्या हैं कि हम, अगर वो सस्ती है, ग़ज़ाइयत ज़्यादा है, सेहत के लिए मुफीद है, उसके बावजूद हम राग़िब नहीं हो सके? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम फ़िश ईटिंग नेशन नहीं है, मछली खाने वाली कौम नहीं है हम। कुछ कौमें जहाँ पे जैसे फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं, मछली ज़्यादा होती है, चाइना की मिसाल लें तो वो कहते हैं जिसके पास राइस और चावल है वो खुशहाल है। खुशहाली की सिंबल मछली होना और चावल होना, ठीक है जी, क्योंकि पानी है और सारी। तो हमारे यहाँ जो है ये हम मछली खाने वाली कौम उस तरह नहीं बन सके। झींगे खाने वाली कैसे बनेगी? सवाए साहली इलाकों के झींगा, आपने जैसे कहा, शायद सभी फरमा रहे थे, झींगा एक तो अब वो पोजीशन नहीं है कि नहीं खाया जाता। हमने एक सर्वे करवाया था तो पंजाब में 500 टन झींगा सालाना खाया जाता है, जो पंजाब के होटलों में। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब ज़रा मुझे सोच के ना वो रास्ता भी बताइएगा कि भी हम राग़िब कैसे कर सकते हैं अपने लोगों को कि झींगे और मछली की तरफ आए। मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मछली और झींगे की काश्त पर और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले मैं आपके पास एक सवाल छोड़ गया था कि कैसे हम अपने लोगों को राग़िब कर सकते हैं। आपने भी सोचा होगा, ज़ाहिर है आप टेक्निकल आदमी हैं, कि कैसे। हाँ, इवन झींगा नहीं, मछली की भी जैसे हमने बात की कि मछली भी उस तरह नहीं लोग खा रहे, हालांकि मछली इतनी ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, और बच्चे से लेके बूढ़े तक ज़ूद हज़म चीज़ है, ग़ज़ाइयत है इसमें। मतलब है, देखिए ना, अब हम 40-45 के हो जाते हैं तो कहते हैं बड़ा गोश्त खाना छोड़ दें या एक बूटी खा लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 100 साल का बंदा भी फ़िश खाए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़ूद हज़म चीज़ है और अच्छी प्रोटीन है। तो कैसे राग़िब कैसे करें? उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और हमारे यहाँ सारी डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 की बड़ी डेफिशिएंसी है हमारे मुल्क में। हमें बेसिकली अपनी कौम को एजुकेट करने की ज़रूरत है, नंबर 1 साइड पे, कि जी लोगों को बताया जाए, नंबर 1 के जी ये मछली आपके लिए ज़रूरी है, और हर नस्ल के लिए, सच्चा बच्चा के लिए ज़चकी के दौरान मैं सब कहता हूँ कि अगर हमें बताया नहीं जाए, खिलाया जाए, मैं खिलाने की तरफ लाया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमें, मतलब है, हम कहता हूँ कि आप मछली खिलाएं अपनी, मतलब ख़वातीन को, और ज़हीन नस्ल पैदा करें, ठीक है जी।
तो वो मतलब इस हम तरह miss हमारे कर रहे लिए हैं। अच्छा 6-6 महीने घर में मछली नहीं पकती हमारे लिए हमने उसको लग्जरी आइटम के तौर रखा है ना। सर्दियों में जाएंगे जी, लाहौर में चले जाए तो हर 100 मीटर के बाद एक तलैया बैठा हुआ है 2 महीने के लिए, और वो सारे जो है घर वाले खवातीन घर में हैं या कोई फैमिली चले ले गई तो बाकी लोग लड़के इकट्ठे होके तो वो जी फिश पार्टी कर रहे हैं। मतलब हमने इसको ग्रेवी के साथ बना के सालन के तौर पे लेके हांडिया के तौर पे इसको हमने लिया ही नहीं। तो ये हमें एक तो ये लेने की ज़रूरत है। दूसरा जो ज़रूरत है, अब क्योंकि आपको पता है कि फास्ट फूड का ज़माना आ गया है भाई, नई नस्ल जो है वो सारी फास्ट फूड की तरफ चली गई है, बर्गर्स और शवारमे और इस तरह। तो हमें फ़िश में भी इसी तरह अब मार्केट में आ भी रहे हैं। हमने एक काविश भी इस तरह की है कि हमने मुल्तान में, डेरा गाजी खां में 2 जो हमारी साउथ पंजाब की डिवीजन्स हैं, और बहावलपुर में भी हमने कोशिश की शायद अगले 1-2 सालों में हो जाए। तो यहाँ पे हमने फ़िश शॉप्स बनाई हैं। अच्छा। यहाँ पे हम लोगों को लेके आए और उनको कहा है कि आप यहाँ पे कुकड और रेडी टू कुक जो है यहाँ मछली दें, और वो वहाँ पे मछली के उसी तरह जैसे रेडी टू कुक वाला बड़ा अच्छा है हाँ इसलिए कि घरों में जब आप मछली लेके जाते हैं तो खवातीन अवॉइड करती हैं कि जी इसको कैसे कांटे आएंगे ऊपर से जो कैसे उतारेंगे। तो हम इसकी जो चिकन की आइटम्स हैं सारी तरह, फ़िश नगट्स, फ़िश कबाब, शामी, ये सारी आइटम्स यहाँ मुल्तान में इस सर्दियों में बड़ी चली हैं, और वो हमारी कोशिश है कि पूरा साल अवेलेबल हो। वो आप कुछ एंटरप्रेन्योर को मिला रहे हैं साथ के, वो आपके साथ मिलके काम करें, या महकमा फिशरीज? हमने फ़िश आउटलेट बनाया है एक, गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट का? अच्छा, और उसको सबलेट कर दिया लोगों को बड़े सस्ते रेट पे, और लोगों का है कि जी आके इसको एज ए आप शॉप और एक डेरा लोग बिठाएं, लोगों को मछली पे रागब करें और उनको यहाँ पे वो ले जाएं कबाब बने हुए। मतलब आपको अब जाएं तो आपको एक पैकेज आदि बनाना ना जी, जिस तरह हमने यहाँ पर ये जो हमारी कोला ड्रिंक्स हैं उनका आदि बनाया फ्री ऑफ कास्ट। अभी भी वो नूडल शूडल्स या नई कोई चीज़ आती है तो लोगों को मुफ्त खिला रहे होते हैं ताकि वो लोग जो है वो आदि बने। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। शायद साहब आपके ज़हन में भी कोई तजवीज़ है भी कैसे हम लोगों को राग़िब करें? हाँ जी, एक तो अवेयरनेस इसकी ज़रूरत है लोगों के अंदर पैदा करने की कि इसके जो तिब्बी फ़ायदे हैं, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन उनकी रिकमेंडेशन है कि हफ्ते में 2 बार लाजमी मछली जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, ये तो शायद साहब आप किताबी बातें कर रहे हैं, मतलब ये तो ठीक है, इस समझने के बावजूद हम मछली नहीं खाते, इसको किस तरह हम? हाँ, एक अगली चीज़ जो है कि मछली के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए एक बुनियादी जो ज़रूरत है वो ये है कि मछली की ज़्यादा से ज़्यादा अक़साम यहाँ काश्त की जाएँ। मसलन अगर हम सिर्फ रोहू पाल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो रोहू को पसंद करते हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जो रोहू नहीं खाते। तो अगर ज़्यादा किस्म की मछलियाँ यहाँ हम कल्चर करेंगे, मसलन रोहू हो, तिलापिया हो, अब पेंगासियस भी आ रही है पाकिस्तान में, अब झींगा भी आ रहा है। लोगों को तो पता ही नहीं है कि जी ये अक़साम है, लोगों को तो सिर्फ ये पता है मछली खानी है, मछली लेके आनी है, नहीं लेके आनी, वो उसकी तरफ भी राग़िब नहीं हो रहे। वो अच्छी अक़साम वैसे एक मुझे याद ज़हन में आ गया कि अगर आप ये अच्छी रेसिपीज़ भी साथ ले आए ना जी बाहर से, हमारे यहाँ ना मछली ना खाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम एक ही अंदाज से मछली खाते हैं, ठीक है ना। अब दुनिया भर में इसके सैकड़ों तरीक़ाकार हैं, इसकी रेसिपीज़ और इतने ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। तो अगर वो रेसिपीज़ भी साथ ले आए और आपके जहाँ फार्म्स है वहाँ जो लोग आते हैं उनको भी वो रेसिपीज़ जो है वो टेस्ट वेस्ट करवाएं तो लोग इस तरफ जी, इस पर भी काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह एक कैटलॉग इस पे रेसिपी पे भी इंशाल्लाह हम जारी करेंगे और डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, और कुछ फ़िश कुकिंग के कंपटीशंस, ठीक है, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फिशरीज़ डे के मौका पर वो करवाते हैं, और उसमें बहुत सी वैरायटी की डिशेस वो वहाँ इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, ठीक है। तो उससे भी इसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी, बेहतरी आ सकती है। अच्छा, हमने एक्चुअली तो झींगा की फार्मिंग और उसकी टेक्निकलिटीज़ पे बात करनी है, और आखिर में मैं डॉक्टर साहब आपसे और शायद साहब से भी लोगों की आगाही के लिए जानना चाहूँगा कि जो लोग नए इस फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, हमारे नौजवान हैं जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत सरमाया है, तो वो किस तरह इस तरफ आ सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक मामला, एक बड़ा अहम मामला है मेरे जहन में, पता नहीं आपके लिए अहम है या नहीं, कि बेशतर हम फ़िश की जो अक़साम ला रहे हैं झींगे की, इन्वेसिव है, बाहर की स्पीशीज़ है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐसा देखा कि ख़ास तौर पे प्लांट्स में हम बाहर की स्पीशीज़ लाए और बाद में वही हमारे लिए मसाइल पैदा हो गए। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बाद में ये स्पीशीज़ जो बाहर से हम लाए हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो जाए हमारे यहाँ, और या इस पर रिसर्च की गई है, देखा गया है? जी, आपने दुरुस्त फरमाया, ये इश्यूज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज़ हैं, हमारी डिग्रेडेशन प्लांट्स में भी हो सकती है और है,
और फिश में भी, एनिमल में भी। GMO का बड़ा इशू है कि GMO ना लाए जाएँ, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन ये जो चंद नस्लें जिनको हम ला रहे हैं, ये टेस्टेड हैं वर्ल्ड वाइड। अच्छा। ये चल रही हैं, ये फार्मिंग में ही होंगी और ये बाहर दरियाओं में उस तरह नहीं फैलेंगी। अच्छा। और हाई वैल्यू स्पीशीज़ हैं। ठीक है। तालाबों में आप ऐसा खदशा नहीं है। उस तरह का इस तरह उतना खदशा नहीं है। ठीक है। और ये कहीं से कोई वो नस्लें हैं जो पूरी दुनिया में खाई जाती हैं। कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन, कोई कहीं रिपोर्ट हुआ है या नहीं? वो तो ऐसे ही मिथ बनी हुई है। वो तो मतलब एलर्जी किसी को अंडे से हो सकती है, किसी को अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो है। अदरवाइज इससे रिलेटेड ऐसा चाहिए नहीं है कि हर बंदा पिएगा तो उसको हो जाएगी। तो कोई तो पता है अंडा खा ले तो उसको मसला हो जाता है, तो एलर्जी की ऐसा कोई चीज़ नहीं। ठीक है। शायद साहब, कब से आप इस फार्मिंग में हैं? फार्मिंग में हम अल्हम्दुलिल्लाह 1995 से हैं। अच्छा। तो पहले हमने छोटे पैमाने पे रोहू फार्मिंग शुरू की ठीक थी। है। फिर 2000 में हमने रोहू की हैचरी इस्टेब्लिश की थी। फिर 2013 में तिलापिया की हैचरी वो बनाई। और 2018-19 में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट श्रिम्प फार्मिंग का किया। अच्छा। इंडोनेशिया से हमने कंसल्टेंट हायर किया। ठीक है। तो मुजफ्फरगढ़ में सरवरवाला पे हमने एक 20 एकड़ पे वो 3 साल वो प्रोजेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट्स बड़े हौसला अफजा थे। और फिर हमने 2022 में फ़िश प्रोसेसिंग यूनिट इधर जनूबी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ में लगाया। तो इंशाल्लाह अब पंगासियस के आने से और श्रिम्प के आने से इसी एरिया में इंशाल्लाह उसकी प्रोसेसिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल। आप खुद भी खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते हैं, हम गर्मियों में भी खाते हैं। क्या आपको खुद क्या पसंद है? फिश में से कौन सी किस्म पसंद है और किस तरह पका खाते हैं? मैं तो और मेरी फैमिली जो है, हम तो ज़्यादा मछली का सालन। अच्छा। या मछली के शोरबा बना के। अच्छा। या उसको बोनलेस करके कांटे उसके निकाल के, ठीक है, उसको दाल में शामिल करके, उसको सब्जी में शामिल करके। अच्छा। और बल्कि इसका जो फिश पुलाव है वो बहुत लजीज बनता है और इसके कबाब घर पे बड़ी आसानी से बन सकते हैं। अच्छा। तो थोड़ी सी अगर तवज्जो दी जाए तो बड़ी डिशेज वैरायटी आप सालन बनाते हैं। हाँ, ये कौन सी फिश की किस्म का अच्छा ज़्यादा बनता है? ये रोहू का भी बनता है, तिलापिया का भी बनता है। अच्छा, सबका बनता है। रोहू के भी कांटे घर पे अलहदा हो सकते हैं, थोड़ा सा उसको उबालते हैं। ठीक है। और उबालने के बाद उसके कांटे अलहदा हो जाते हैं। फिर आप उसको चाहे दाल के साथ मिक्स करें, चाहे उसका आप कबाब बनाएं, चाहे सब्जी के साथ मिक्स करें। एक ब्रेक ले लें, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम फ़िश फार्मिंग और जो प्रॉन फार्मिंग है या श्रिम्प फार्मिंग है, इस पर बात कर रहे हैं। मारीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब ज़रा हमें बताइएगा कि ये जो हमने झींगे की फार्मिंग को फ़रोग़ देने का काम शुरू किया है, ये कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं, या फ़िशरीज़ का एक जनरल जो है वो ये काम है भाई, जैसे फ़िशरीज़ को फ़रोग़ दे रहे हैं वैसे हम श्रिम्प को भी हमने कहा कि भी ठीक है ये भी साथ साथ हो? जी नहीं, ये आपने जैसे फरमाया, ये एक स्पेशल प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने। अच्छा। इसमें जब गवर्नमेंट को बताया गया डिपार्टमेंट की तरफ से और लोगों की, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी, कि जी ये इसमें बड़ा पोटेंशियल है। और हमारे पंजाब में और ख़ुसूसन साउथ पंजाब में बड़ी ज़मीनें ऐसी हैं जो ब्रैकिश वाटर हैं, नीचे ज़मीन का पानी खा रहे हैं, वैसे बेकार हैं लेकिन बेकार इसके लिए सूटेबल, लेकिन इसके लिए बड़ी सूटेबल हो सकती हैं। तो वो फिर उसके डिपार्टमेंट ने सर्वे करवाया, उसकी एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट की दी। और पहले फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट इस पे लिया और फिर सूबाई गवर्नमेंट ने, इवन इंटरिम गवर्नमेंट पिछली जो थी, उसने इस पे काम शुरू किया। क्या उस प्रोजेक्ट में क्या क्या है? आपको इंसेंटिव भी है, कोई हैचरीज बनाई हैं, काश्तकार को आप क्या फराहम कर रहे हैं? जी मैं बता रहा हूँ। और फिर उस पर जो है पिछले साल 2024 में मई के एंड पे कुछ फार्मर्स ने गवर्नमेंट से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी श्रिम्प फार्मिंग, मतलब डिपार्टमेंट तो बता ही रहा था, काम कर रहा था, इस पर प्रोजेक्ट लेके आ रहा था, तो उन्होंने अप्रोच किया जी इस पर काम किया जाए। उस पर फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जी फौरी हम इसको पहले विटनेस करते हैं, क्या ये ठीक है, कामयाब है। अच्छा। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एमरजेंसी में कह लें हमें कहा जल्दी से डिपार्टमेंट खुद इस पे करके और दिखाए क्या वाकई हो सकता है। हमें 100 एकड़ कहा गया अगर ज़मीन लें प्राइवेट सेक्टर से। हमने प्राइवेट सेक्टर के बने हुए तालाब लिए जिनमें शाह साहब के तालाब भी शामिल थे, कुछ और साथियों के,
उनसे तालाब लेके हमने 100 एकड़ पे फार्मिंग की और कहा गया कि 100 टन झींगा पैदा किया जाए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 120 टन पैदा हुआ। अच्छा, नाइस। बाहर से हम एक्सपर्ट ले गए, क्योंकि पाकिस्तान में ठीक है। इसकी अभी एक्सपर्टीज नहीं ठीक है। है। अच्छा, अब वो जब आया तो वो डेफिनेटली, जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रो में फरमाया कि वज़ीर आला तशरीफ़ लाई और उन्होंने देखा और ज़ाहिर है उनका ईवीएन था। तो जब वो उन्होंने देखा कि ये तो इसमें बड़ी प्रोग्रेस है, तो उन्होंने कहा जी इस पे हम जो है वो बड़े पैमाने पे इसको लेके जाएंगे और साउथ पंजाब में, पूरे पंजाब में फैलाएंगे इसको। तो वो प्लान हुआ कि जी 400 एकड़ पे पहले फार्मिंग करते हैं, फिर उनका जी अब 1000 एकड़ पे करें। और अब रिसेंटली ये प्लान बन गया है, एक 400 एकड़ पे तो हम कर रहे हैं, 1000 एकड़ पे उसको करने जा रहे हैं। लेकिन फर्दर जो है अभी आजकल फॉरेन एक्सपर्ट आए हुए हैं, आज भी उन्होंने सर्वे किया है, हमारी इस सेमिनार में भी मौजूद थे। तो फर्दर प्लान ये है कि 1000 एकड़ की 4-5 श्रीम एस्टेट्स हमने उनको नाम दिया है, जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो श्रीम एस्टेट्स बनाने का गवर्नमेंट का विजन है कि वो पूरी वैल्यू चेन के साथ सारे कंपोनेंट इसमें, जिसमें तालाब हो, फार्म हो, जिसमें हैचरी बनाई जाए श्रिम्प की, जिसमें फीड मिल हो, जिसमें प्रोसेसिंग प्लांट हो, पूरी वैल्यू चेन इसे हम कहते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स ये गवर्नमेंट बनाए, बेसिक फैसिलिटी सारी पूरी करके दे के, बिजली, जो एरेटर्स, जो उनको कोई सोलर जनरेटर, जिस तरह की चीज़ चाहिए, सीड पैदा करना, फंडिंग भी कर रहे हैं सारे करके, और ये फिर प्राइवेट लोगों को आउटसोर्स किया जाए सब्सिडाइज रेट पे। अच्छा, सरकारी ज़मीनें फॉरेस्ट की पड़ी हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आप खुद तैयार कर लें? ये स्ट्रक्चर फिर तैयार करके गवर्नमेंट का प्लान है कि ये फिर हम लोगों को देंगे, ये सबलेट करेंगे, लोगों को आउटसोर्स करेंगे कि वो इस पे फार्मिंग करें, फीड मिल कोई चलाए, कोई हैचरी चलाए, कोई प्रोसेसिंग प्लांट चलाए। तो इसके लिए कोई फंडिंग भी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, बैंक्स कर रहे हैं क्या, इसकी क्या जी? उसमें यह है कि पहले ये था कि सॉफ्ट लोन दिए जाएँ, प्लान बना गवर्नमेंट का, ये लोग खुद बनाएं जो है हैचरी, फीड मिल और प्रोसेसिंग प्लांट, और हम सॉफ्ट लोन दे देते हैं। कर्जा जो है, जो सूद जो होगा या उस पर जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट देगी। और वो, लेकिन बाद में अगर बजाय इसके करने के हम खुद बना के ही लोगों को दे देते हैं कि ये बना बनाया आप लें और इस पर आगे बैठ जाएं। कॉम्प्लेक्स मामला है ना जी, मुश्किल है कि शायद लोगों ना। और सेकेंडली जो है कि जो श्रिम्प फार्म है, प्राइवेट लोग जो श्रिम्प फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए हुआ है कि हम उनको बच्चा ख़रीद के, चूँकि अभी हैचरी यहाँ पे नहीं है, पहली हैचरी बनने जा रही है, तो जब तक अपनी हैचरी बन के काम शुरू नहीं कर देती, तो हम बच्चा ख़रीद के लोगों को सस्ते रेट पे, फ़र्ज़ करें हम 4 या 5 रुपये, 4.5 का बच्चा ख़रीदते हैं, तो लोगों को 1 रुपये का दे दें। अच्छा, सब्सिडी दे दें, इतनी सब्सिडी दी है। और इतनी सब्सिडी दे दें कि 3-3.5 रुपये सब्सिडी चली जाए बंदे को, और वो अपने तालाब में एक मुकर्रर कर दीजिएगा जी 5 से 10 एकड़ या 20 एकड़ तक के जो फार्मर्स हैं, उनको इतने एकड़ के लिए बच्चा हम। इसकी पैदावार क्या है? 1 एकड़ से हम 1 एकड़ के फार्म से कितनी पैदावार ले सकते हैं? जी, इसमें जो स्टॉकिंग होती है ना, उसको हम कहते हैं कि जी स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर। तो 4000 तकरीबन स्क्वायर मीटर होते हैं 1 एकड़ में। ठीक है। तो 15 दाने, 20 दाने पर स्क्वायर मीटर या 50 तक दाने डाले जा सकते हैं, अच्छी अगर करनी हो। तो उसका मतलब है 1 लाख या 50,000 से लेके 1 लाख या 2 लाख बच्चा फी आप एकड़ में स्टॉक कर सकते हैं। तो ये साल में एक दफ़ा 4 महीने की क्रॉप होती है ये। और 3 ले सकते हैं आप साल में? नहीं, 2 क्रॉप से। सर्दियाँ तो ज़ाहिर दोनों सर्दियाँ नहीं कवर होती, तो 2 क्रॉप पाकिस्तान में आसानी से ली जा सकती हैं, ख़ासतौर से जनूबी पंजाब में और सिंध में। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हमारी अपनी हैचरी जब स्टार्ट हो जाए, ताकि बच्चे की हमें ये जो ज़रूरत है ये मिलने में ये पूरी हो जाए। जरा शाहिद साहब को भी शामिल कर लूँ साहब जी। शाहिद साहब देख रहे हैं कि कुछ बताना चाह रहे हैं। शाहिद साहब, आपके पास अभी ये हैचरी तो नहीं है इसकी श्रिम्प की, तो आप फिर ये सीड कहाँ से लेते हैं, बच्चा कहाँ से लेते हैं? 2017-18 में तो इंपोर्ट किया था, लेकिन थाईलैंड से। थाईलैंड से, ठीक है। लेकिन अब कराची में 2-3 प्राइवेट फार्म्स हैं जो बाहर से नपलाई, यानी उसका अंडा बाहर से मंगवा के यहाँ उसको हैच करते हैं। अच्छा। और बच्चा को सप्लाई करते हैं कराची से। अभी इस लेवल पे लोकली अवेलेबल है। अच्छा। लेकिन रेट क्या मिलता है? वो तकरीबन 4 से 5 रुपए। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन अब पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट इस पे फोकस कर रहा है कि श्रिम्प हैचरीज जो हैं वो डेवलप की जाएं, ताकि सस्ते रेट पे मियारी क्वालिटी वाला बच्चा जो है वो अवेलेबल। पंजाब गवर्नमेंट तो फोकस कर रही है, तो आप खुद क्यों नहीं करते हैचरी? आप भी, जैसे आपने फिश की हैचरी बनाई है, तो वाई नॉट के श्रिम्प की हैचरी बनाए? उसमें हमने कोशिश की थी, लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि इसके लिए समंदर का पानी चाहिए या उस पैरामीटर वाला पानी यहाँ अवेलेबल किया जाए। तो हमने कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अब पंजाब गवर्नमेंट जो है फिशरीज डिपार्टमेंट, वो कोशिश कर रहा है कि पंजाब में ही हैचरी लगे।
अगर पंजाब में हैचरी लग जाती है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी। अच्छा, यहाँ लोकली ठीक है। बच्चा अवेलेबल होगा। तो ये कहाँ हेचरी अगर बनाने का प्रोग्राम बनता है तो कहाँ बनाएंगे? जी बन गया है, बन नहीं रहा, बन अच्छा, गया बन अल्हम्दुलिल्लाह। गया, ठीक है। पहली हैचरी जो है वो अप्रूव हो गई है, PC1 हमारा उसका अप्रूव हो गया है। तो ये शाहगढ़ एक जगह है, शाहजमार रोड पे मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा, तो वहाँ पे 400 एकड़ के पे फार्मिंग भी बन रही है। अच्छा, वो ये सैलिनिटी वाली है ज़मीन? सलाइन ज़मीन है सारी, ज़मीन वो जो है वो ब्रैकिश नीचे ज़मीन का खारा पानी है। तो वहाँ पे हैचरी इंशाल्लाह हम पहले लगाएंगे। ठीक है। तो वो हम मतलब गवर्नमेंट बना रही है? गवर्नमेंट बना रही है और हमारा प्लान है कि वो इम्पोर्टेड जो है हमें एक फर्म ऐसी हायर कर रहे हैं जिसमें अमेरिका से एक्सपर्ट्स होंगे, जिसमें वो इम्पोर्टेड साल्ट ला के उससे समंदर वाला पानी बनाएंगे। अच्छा, और उससे वो ब्रीडिंग करवा के फिर वो आगे अपनी ज़मीनों में हम तालाबों में स्टॉक करेंगे। अच्छा, तो वो पहले हैचरी बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एक साल कितने एरिया में बना रहे हैं? नहीं, हैचरी तो बिल्डिंग ज़ाहिर है इतनी बड़ी चाहिए टैंक्स बड़ी। में होती है, ठीक है। तो वो हम लेकिन एक बड़ी हैचरी बनाने जा रहे हैं कि वो जो हमारी कम से कम एक हैचरी जो है 1000 एकड़ का 1000 एकड़ के लिए वो पूरा कर सके, एक हैचरी हमारी। तो इस तरह की पहली हैचरी तो हमने जो है वो डिज़ाइन कर ली है। 400 से आप बढ़ा के पोटेंशियल तो आप बना देंगे ना? आप बढ़ा देंगे 1000 का। और फर्दर भी 4-5 हैचरियाँ गवर्नमेंट खुद लगा के देना चाह रही है। उसके बाद इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर पे टेकअप कर लेगा। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, फिर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम फ़िश फार्मिंग और झींगे की फार्मिंग पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, उनसे जान रहे हैं और आपके लिए बड़ी आगाही है। शायद साहब अभी बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बातें की और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बड़ा फोकस कर रही है। अभी ये जो आप झींगा बना रहे हैं इसमें एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है काफ़ी, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ हो सकती है, हो कहाँ रही है और कहाँ कहाँ हो सकती है, ये भी आपने सोचा होगा ना, ये देखा होगा? जी, झींगे की डिमांड तो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में, ठीक। और जो पिछले साल क्रॉप आई है वो 4-5 मुल्कों में वो गई है, उसमें वियतनाम, उर्दन, UAE और चाइना। तो इसका बड़ा मेरे ख्याल है जो हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिनको कहीं समुद्र नहीं लगता, यहाँ भी बड़ी गुंजाइश होगी सी फूड की ना, क्योंकि ये जब बाकी जो इलाके हैं, इवन वियतनाम है, चाइना है या बाकी इलाके इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके पास तो बहुत सारा समंदर है ना जी, लेकिन ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट लैंड लॉक ममालिक हैं, इवन अफगानिस्तान, वहाँ भी मेरे ख्याल बड़ी डिमांड होगी। जी जी, इसकी डिमांड इधर सेंट्रल एशिया में भी है, यूरोप इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है, अमेरिका इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और चाइना जो दुनिया का बड़ा प्रोड्यूसर है वो बड़ा इंपोर्टर भी है। अच्छा, तो खपत इतनी होगी ना? हाँ बिल्कुल, इसकी डिमांड इतनी है। तो यानी ये सब मज़े की बात ये है कि जो हमारा कंसेप्ट है ना कि जी फलां के पास तो अपना समंदर है पैदा, जो मुल्क बड़े बड़े मुल्क हैं जो सब, जैसे शायद साहब ने फरमाया, जो सबसे ज़्यादा झींगा खुद पैदा करते हैं वो भी बायर हैं। वो क्या करते हैं, अपना झींगा भी उनका होता है, हमारा झींगा खरीद के दूसरे मुल्कों का भी, और वो उसको रीप्रोसेस करके फर्दर वैल्यू ऐड करके तो आगे दुनिया को बेचते हैं। तो वो इसमें वो एक्सपोर्ट वाला कोई इशू है ही नहीं है। इसका होना है ज़रूरी है। हमारे एक तो हो जाए, पैदा हो हमारा, और दूसरा अल्लाह करे अगर वैल्यू चेन यहाँ पे हैचरी, फीड मिल और प्रोसेसिंग वगैरह प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है तो हमें प्रोडक्शन कास्ट हमारी कम हो ताकि हम compete कर सकें मार्केट में। ये रिक्वायरमेंट है कि मतलब मार्केट का इशू नहीं है, ये जो कम्पिटिटिवनेस का इशू है और प्रोडक्शन का इशू। ये जो आप अभी फीड पर बात कर रहे हैं ज़्यादा, तो ये इसकी फीड वही मछली वाली है या कुछ डिफरेंट है फीड? नहीं, फीड वही होती है, उसमें मछली की भी फीड एक नहीं होती। अच्छा। वो भी मुख्तलिफ ग्रेड की होती है कि जी प्रोटीन का लेवल कितना होना चाहिए। अगर कार्प मछलियों की किस्म है जैसे हमारी रोहू, मोरी, थैला वगैरह हैं, तो उनके लिए ज़रा लो प्रोटीन की चलेगी। तिलापिया के लिए उससे थोड़ी सी बेहतर चलेगी। अगर पंगाशियस है या इससे अच्छी और कोई मछलियाँ आ गई हैं तो उनके लिए और अच्छी खुराक। तो इसी तरह इसका खुराक वही होती है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स कुछ कमो बेश ज़्यादा कर देते हैं, या खुराक बनाने का तरीका है कि ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में छोटा जानवर है तो उस लिहाज से इसका बिल्कुल ब्रीक पाउडर फॉर्म में प्रॉपर बनेगी, या उसका फिर मुख्तलिफ साइजेज होंगे। मतलब क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग के वेज डिफरेंट हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट वही इस्तेमाल होते हैं जो फिश में इस्तेमाल होते हैं। शायद सब एक नौजवान है, पढ़ पुढ़ के बाहर निकला है, नौकरी तो मिलती नहीं है, ठीक है ना जी, सारे एक ही साथ में खड़े हुए हैं, चाहे उसने जिस सब्जेक्ट में भी मास्टर की है, BS की है, ग्रेजुएशन की है, जो भी है, सारे एक ही साथ में खड़े हुए हैं, रोज़गार है नहीं, इंडस्ट्री लगी नहीं। तो
अब ज़्यादा जो हमारे पास गुंजाइश है वो ज़ाहिर है ज़राअत में है कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास ज़रा मजबूत है, और यही फार्मिंग का भी स्ट्रक्चर है, इसमें लाइफ स्टॉक भी है और ये साथ फ़िश भी है और प्राण भी है। तो एक नौजवान अगर इस तरफ आना चाहता है तो इनिशियली कितने पैसे उसकी जेब में होने चाहिए ताकि वो शुरू कर सके? मतलब ये नहीं जितना पैसा वो कम है, लेकिन कम से कम कितने पैसे उसकी जेब में होने चाहिए इस स्ट्रक्चर के लिए कि वो इस कारोबार की तरफ आ सके? जहाँ तक तो इसकी कास्ट का ताल्लुक है तो ये है थोड़ा सा महंगा कारोबार, महंगा काम है, ठीक है, क्यों इसके इनपुट्स महंगे हैं। अच्छा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो हमें प्रोडक्शन मिलती है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल फिश कल्चर है, मसलन रोहू वगैरह, उसमें तकरीबन पर एकड़ 5 लाख रुपया अंदाजन ऑन एवरेज, ये रनिंग एक्सपेंडिचर, ये पूरा खर्चा उसका साल का है। ठीक है। तो लेकिन उसके अगेंस्ट इसमें तकरीबन 40% 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और 40-50% या बाज़ जो अच्छे फार्मर हैं जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है वो 60% तक भी उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इसमें वायबिलिटी भी ज़हन में रखिएगा ना कि भाई ये तो नहीं है कि भाई एक कनाल पे कुछ शुरू करे तो फिर वो ज़ाहिर है अपनी तवानाई भी और रिसोर्सेज भी खर्च करेगा। कम से कम फार्म जो है वो कितना होना चाहिए जिससे फाइनेंशियली वायबल होगा? जो कमर्शियल यूनिट है वो तकरीबन 10 एकड़ पे कमर्शियल यूनिट कम से कम 10 एकड़ पे होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की अपनी ज़मीन है और वो ये काम करना चाहते हैं तो वो तो चाहे 2 एकड़ पे भी कर लें, ठीक है। तो अगर 3-4 एकड़ पे कोई काम कर लेता है अपनी ज़मीन में तो वो एक गज़टेड ऑफिसर जितनी आमदनी उसकी वहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं नौजवानों को और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों को कहूँगा कि वो मायूस बिल्कुल ना हो, वो उनके अंदर करेज होनी चाहिए, वो इस काम को पहले सीखें और फिर छोटे पैमाने पे इसको शुरू करें, ठीक है। और ये अच्छा काम है। और ये जरा थोड़ी सी आगाही देते भी जाए, मैं आपसे पूछता हूं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा अगर इजाज़त दे तो, कि जो आपने कहा ना कि कितने पैसे होने चाहिए नौजवान के पास, नौजवान के पास पैसे बात की बात है। नौजवान को गवर्नमेंट ने अभी हमने एक प्रोग्राम भी गवर्नमेंट में इस पे एक बड़ा विजन है सीनियर मिनिस्टर साहब का और हमारी पंजाब गवर्नमेंट का, कि हम बच्चों जो ख़ासतौर पे ज़ूलॉजी और फिशरीज़ पढ़ रहे हैं और एक्वाकल्चर पढ़ रहे हैं, आज भी हमने कोई 6-7 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ सेमिनार में दावत दी थी और यूनिवर्सिटी से हमने लिस्टें मांगी हैं कि आपके जो बच्चे ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, फिशरीज़ जिन्होंने पढ़ी है या एक्वाकल्चर पढ़ा है, उनकी लिस्टें हमें दें। तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम देना चाह रही है कि ये कोई नया कारोबार है और हम बाहर से एक्सपर्ट ला रहे हैं, तो वो बाहर के एक्सपर्ट ज़ाहिर बहुत महंगे आएंगे, अभी हमें ज़रूरत है, लेकिन हमें इन द लॉन्ग रन अगर इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। कंसल्टेंट भी हो सकते हैं फ्यूचर के, तो ये खुद कंसल्टेंट। तो हम ये कहें कि पैसे किससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये बच्चे जो हैं, अभी गवर्नमेंट जो है ये अभी 15 बच्चे हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, 50 का प्लान था, अब उसको बढ़ा के हम 200 पे लेके जा रहे हैं कि अगले 3 सालों में हम 200 जो ज़ूलॉजिस्ट या जो एक्वाकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, बच्चे जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है या PhD कर रहे हैं, उनको हम 50,000 पर मंथ के हिसाब से इंटर्नशिप देंगे 6 माह की, और सेम फार्मिंग की बाकायदा ट्रेनिंग देंगे कि वो पेड उनकी इंटर्नशिप होगी, ट्रेनिंग होगी, और वो जब बन जाएंगे तो वो उसके बाद फिर वो अपना करें या लोगों के साथ लोगों को फार्मिंग करेंगे, तो दे कैन अर्न अ लॉट विद दैट। ठीक है। लेकिन वो सवाल ये तो हो गया ना जी, स्पेशल जो इस हवाले से एजुकेशन ले रहे हैं, जनरल नौजवान है वो भी सोचता है कि जी अच्छा तो कोई काम नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोगों के ज़हन में लाइफ स्टॉक आता है, ये भी अच्छा काम है, तो इसके लिए उसके पास कितना सरमाया होना चाहिए? आपने भी असेस किया होगा कि ज़मीन लीज पे ले क्या करे अगर? जी, उसमें यह है कि ये अभी चूँकि एक तो फ़िश फार्मिंग है वो बहुत चल रही है, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं ना, और नॉर्मली वो लोग इसमें आ रहे हैं जो फ़िश फार्मिंग पहले करते हैं, जिनका तजर्बा है, तालाब है, तो वो उसके साथ कहेंगे जी हमारे पास 50 एकड़ या 20 एकड़ या 10 एकड़ पे हम कर रहे हैं, तो 2 एकड़ में साथ झींगा कर लेंगे अगर उनकी ज़मीन खारे पानी वाली है। तो नए लोगों ने आना है जहाँ तक उनके लिए फार्मिंग की तरफ आ जाए, उनके लिए जो गवर्नमेंट की जो आपको बता रहे हैं कि स्कीम है कि जी अपने हम तालाब अपनी ज़मीनों पे, गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीनों पे तालाब बना के हम लोगों को लीज आउट करेंगे, वो तो लैंडलेस पीपल के लिए, लोगों के लिए, ठीक है जी, जिनके पास पैसा है वो उसमें आ सकते हैं। फर्दर शायद ये चंद साल जब चल गया ना जी, हैचरीज प्राइवेट सेक्टर में भी आ जाएगी, तो फिर ये इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ हम जाएंगे। जैसे ये फसलों वाला आड़ती के पास जाता है,
उससे बीज भी ले आता है, खाद ले आता है, तेल ले आता है, तो वो अपना वो करके तो उसको पैसे दे देता है। तो ये भी इस जब चल गया तो इंशाल्लाह ये अगले 4 साल बाद आखिरी लम्हात आ जाएगा। 10 सेकंड आपके पास है, वो 10 सेकंड आपके पास है। इस 10 सेकंड में मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो कोई मैसेज हो, दूसरा ये कि किसी ज़माने में फिशरीज डिपार्टमेंट अपने कोई आउटलेट्स भी बनाता था जहाँ पर ये लोगों को सस्ती नरखों पर फिश मिल जाती थी, तो अभी भी कोई आउटलेट्स है या ये प्लान ख़त्म कर दिया? अच्छा नहीं, वो अब सस्ते निरखों वाला इशू नहीं है, लेकिन आउटलेट जैसे मैंने कहा कि एक तो ये जो हमने यहाँ हर डिवीजन में तकरीबन एक फ़िश आउटलेट बना दिया है, वो ज़्यादा सस्ते की बजाय उस पर क्वालिटी पे जोर है कि जो हमारी मछली मंडियों में जाते हैं वो पुअर क्वालिटी की होती है, उसे अच्छी क्वालिटी बेहतर करो। और बड़ा इस पे बड़ा प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ला रही है। लाहौर में हम एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फिश मॉडल फिश मार्केट बनाने जा रहे हैं। टाइम खत्म हो गया जी, बस ये अच्छा हो गया, आप अच्छी आपकी बात रह गई। नाज़रीन, आपने बात सुनी फ़िश फार्मिंग की और झींगे की फार्मिंग की। इसमें बड़ा पोटेंशियल है। अगर आपके पास सेम ज़्यादा ज़मीन है तो वहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ झींगे की फार्मिंग बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। तो ये सारे माहिरीन मौजूद हैं, आप इनसे रब्ता करके एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं और इधर जो है सरमायाकारी करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।